आज हम बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर की। हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जैसे वेदांता, टाटा स्टील और हिंडाल्को की बात करेंगे। एक साल पहले हमने अपनी एक व्यू बताई थी वेदांता में। हमने जो अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, वहां पे हमने ये अपडेट शेयर की थी कि वेदांता एक सप्लाई जोन में है, 400 के अराउंड, और यहाँ से ये अच्छा फॉल दिखाएगा। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अगर आप वेदांता का स्टॉक देखें, ये 400 रुपीज से 200 रुपये का हो गया, आधा हो गया। इसके रीजंस हम शेयर करेंगे अभी इस वीडियो में। और फिर हमने यहाँ पे एक और अपडेट शेयर की थी कि यहाँ से अब हम क्या एक्सपेक्ट करें। हम यहाँ से अपमूव एक्सपेक्ट करें, करेक्टिव अपमूव। और अगर आप यहाँ से आप स्टॉक देखेंगे, यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक अच्छा अपमूव किया, यहाँ से 150 पॉइंट का अपमूव दिया था। तो ये हमने ऐसा क्यों बोला था, और ये सारे रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम फाइनेंशियल नंबर से चालू करते हैं। अगर आप वेदांता का फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो स्टॉक एक अच्छा प्रॉफिट देता जा रहा था। और अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखें कुछ अराउंड, जिसके बाद इसमें डाउनफॉल चालू हुआ, तो वो था मार्च 2022। तब तक एक प्रॉफिट एक रेंज में बढ़ बढ़ के 7261 का हुआ, और मार्च 2022 ऐसा क्वार्टर था जिसके बाद इसने एक डाउनफॉल दिखाना चालू कर लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट रेगुलरली फॉल करता रहा। यहाँ 55 करोड़, 5500 करोड़ था, फिर 2600, फिर 3000, और फिर यहाँ से मतलब कभी इस लेवल पे वापस आया नहीं। तो अगर आप टेक्निकली सेम देखेंगे कि जहां से ये फॉल आया, तो वहां से आप देख सकते हैं ईपीएस का भी फॉल आया था। ईपीएस भी कंटिन्यूसली 15, जो 15 था मार्च 2022 में, वो फिर 11, 4, 6, 5, 7। तो ईपीएस और नेट प्रॉफिट दोनों में फॉल आया था। अगर आप चार्ट में सेम देखें तो आप देख सकते हैं ये जो ये टॉप बना था, ये बना था मार्च 2022। और इसका जो ये टेक्निकल टॉप है वो भी उसी मंथ मार्च में टॉप बना है, और उसके बाद ये गिरा है। विच मीन्स टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक दूसरे को अलाइन करते हैं। हमने पहले भी ये बहुत स्टॉक्स में डिस्कस किया है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अगर जैसे ही वो ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, रिजल्ट उनके अच्छे नहीं आते, तो वो फॉल करना चालू कर लेते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये एक वीकली मतलब ट्रेंड ट्रेंड से नीचे आ रहा था। हमने यहाँ पे ये क्या क्या रीजन है वो हम एक बार बता देते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखें, यहाँ पे चार्ट में एक डाइवर्जेंस था, जो हमने बात की थी जब हमने ये शेयर किया था। ये एक डाइवर्जेंस था। जब ये वीकली चार्ट पे आता है, इसका ये मतलब है कि स्टॉक में एक पॉज लगने वाला है। क्योंकि ये पॉज क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं था इस अप मूव में। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसका रीजन, और हमने फाइनेंशियली देख लिया कि रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले थे आगे के क्वार्टर्स के। और अगर आप फंड एक और रीजन देखें तो ये एक जो अगर मैं इसमें एक बार ईयरली चार्ट में आ जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये एक सप्लाई जोन में था। अगर मैं इसको रिमूव करूँ फिर से, तो आप देखेंगे ये एक सप्लाई जोन में था। ये जो ईयरली सप्लाई था, ये सप्लाई था 2010 का। यहाँ पे जस्ट एक टच हुआ था। अगर मैं वापस एक बार मंथली चार्ट में हूँ, तो आप देख सकते हैं इस एरिया में जस्ट एक बार प्राइस आई। ये ईयरली सप्लाई जोन था, और यहाँ से फिर से प्राइस गिर गई। तो आप डिमांड जोन ट्रैक करें, आप टेक्निकल फॉलो करें, या आप कोई फाइनेंशियल नंबर्स फॉलो करें, यहाँ पे हर जगह से एक सेल था। वही हमने यहाँ बताया था। अब यहाँ से हमने अपसाइड क्यों एंटिसिपेट किया था, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप वापस आते हैं, इसमें डेली चार्ट में आ जाते हैं, तो मैं एक बार इसको फिर से रीसेट कर देता हूँ। अगर आप लो देखें, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो ये मूव है, इसका एक पुल बैक जरूर लगेगा चार्ट में। एक बार मैं इसको वापस नीचे आ जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्निकली आपको क्या सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाइवर्जेंस आ गया था, जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है, जो रिवर्स केस होता है। और ये अगर मतलब इसका क्या मतलब है, हमें पुल बैक मिलने वाला है। क्योंकि ये डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस है, तो हमें एक बड़ा पुल बैक मिलने वाला है। ऑल्दो मतलब वीकली चार्ट ऐसा कुछ वो नहीं था कि यहाँ से कोई ट्रेंड चेंज होगा, बट स्मॉल पुल बैक था। पर आप देख सकते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ ये गिरा था, उस इंटेंसिटी के साथ ये बड़ा नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये जो मूव दिखाई थी वो इस टाइप की दिखाई थी कि स्लो एंड स्टेडी मूव होगी। और अगर आप अभी इसमें देखें, मतलब रिजल्ट्स में अगर वापस आ जाते हैं, तो आप देखते हैं अभी भी कोई मतलब लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो 2000, 3000, तो कोई ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है स्टॉक में। मतलब एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड प्रॉफिट आ रहा है। तो तभी आप देख सकते हैं स्टॉक भी, अगर आप ओवरऑल इसमें देखें,
एक रेंज बाउंड ही प्रॉफिट है, और मतलब रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव मतलब इंक्रीज आना है, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियली नंबर्स में आपको एक बड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, तभी ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। अब अगर हम इसके डीआई और एफआईएस के नंबर्स की बात कर ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम मार्च के नंबर देख ले, तो यहाँ पे देखिए एफआईएस की क्वांटिटी जो 9.35 थी, डीआईएस की जो 11.60 थी, और पब्लिक की यहाँ पे 9.13। वही पब्लिक की होल्डिंग अब यहाँ 14.29 हो गई है। डीआई की एफआईएस की 9.35 से 7.48 हो गई है, और डीआईएस का भी नंबर रिड्यूस हो गया है। तो ये होता है एग्जांपल ऑफ परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि एफआईएस और डीआईएस अपने स्टॉक पब्लिक को दे देती है, और यहाँ पे न्यूज अच्छी आने लगती है, तो यहाँ पे लोग बाई करने लग जाते हैं। जो पब्लिक बाई करता है वो इस एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब डीआई और एफआई इसमें बाई नहीं कर रहे, और पब्लिक बाई कर करके फंसती है। और यहाँ पे जो आप ये साइंस देख रहे हैं विक वाले, जो बड़ी बड़ी विक हो रही है, ये एक्चुअली सेलिंग होती है। यहाँ पे जो ये बड़ी कैंडल बनी है, ये भी एक सेलिंग है। यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, डीआई जो अपने शेयर इसमें पब्लिक को ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब ये ट्रांसफर कंप्लीट होता है, तो आप देख सकते हैं इस एरिया से एक अच्छा फॉल आता है। अब अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हमने जैसे फर्स्ट बताया फाइनेंशियली नंबर्स में कुछ सुधार आना चाहिए तो ही ये बढ़ेगा। अगर हम ओवरऑल देखें, अभी इस मूव के बाद ये जो हमें एक मूव मिला है, उसका उसके लिए ये करेक्शन हो सकती है, विच मीन्स इस एरिया में एक बार यहाँ थोड़ा फॉल आ सकता है, और फिर हमें फिर से एक अपसाइड मिल सकता है इसमें, जो इस पॉइंट के ऊपर जा सकता है, जो है हमारा 335 का। बट इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉल फिर से एक बार कर सकता है, जो ये बॉटम है 206 का, ये किस बेसिस पे करेगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आता है इस पॉइंट के ऊपर, पहले तो फॉल यहाँ पे थोड़ा अपसाइड देने के बाद फॉल करेगा, बट जो ये ब्रेकआउट आएगा उस टाइम पे एक तो हमें यहाँ पे मोमेंटम चेक करना है कि कितना मोमेंटम है मैकडी में, और हमें देखना है कि इसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अगर उस रिजल्ट्स में आपको ग्रोथ दिखी, तो आप ये स्टॉक को और ऊपर जाते हुए देखेंगे। बट अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ऊपर अगर ये स्टॉक आता भी है, जैसे अभी इस एरिया में स्टॉक फंसा है, तो यहाँ पे भी एक सप्लाई है, ये क्लियर करेगा, तो यहाँ पे देखिए आप बैक टू बैक 1 2, तो इस एरिया में आके फंस जाएगा जो ये टॉप पे है 400 का, तो यहाँ पे भी एक बार पॉज लेगा, मे बी यहाँ पे अपसेट देने के बाद यहाँ से फॉल करे। तो हमें इसमें अभी भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, और वेट करना चाहिए कि फाइनेंशियल नंबर्स कब इसमें सुधरते हैं। अब आगे बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील में जो ये जैसे वेदांता में ये टॉप बना है मार्च में, बट टाटा स्टील में ये फॉल पहले आ चुका है। टाटा स्टील में अगर आप रिजल्ट्स देखें, तो जो हाईएस्ट प्रॉफिट था इसका, मतलब जिसके बाद इसमें अच्छा फॉल आया, वो था दिसंबर में। इसमें आप देख सकते हैं 12,000 जो करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद ये 9,000 वाली रेंज में आ गया। तो मतलब इसका सितंबर वाला जो सितंबर 2021 है, यहीं पे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है। पर अगर आप टाटा स्टील का जो टॉप है वो कब लगा है, तो सेम अगस्त सितंबर में इसका टॉप लगा है। विच मीन्स ये अगेन ऐसा नहीं होता कि वेदांता का अगर मार्च 2022 में टॉप लगा है तो इसका भी, इसका रिजल्ट पहले से खराब आने लगा था। तो हमें एक इंडिकेशन आ चुकी थी कि मेटल सेक्टर में ओवरऑल नेक्स्ट कुछ क्वार्टर जो होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। और ऑल दो इसका टॉप पहले लगा था, बट वेदांता का इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होके थोड़ा आगे वाले क्वार्टर में टॉप लगा है। बट दोनों फाइनेंशियली ये अलाइन होता है कि टेक्निकल पे और फाइनेंशियल फॉल सेम मंथ में हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप चार्ट में देखें, तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, तो एक बार मैं इसको वीकली चार्ट पे देख लेता हूँ। यहाँ पे वीकली चार्ट में देखिए कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है, क्योंकि पुराने वाले जो इसमें स्विंग्स है उसमें कोई, तो ये ऐसा ये नहीं है कि अगर वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस नहीं हो तो स्टॉक फॉल नहीं करेगा। क्योंकि इसमें अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ, एक बार मैं इसको, यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड एंड ब्रेकडाउन आया, उसके बाद आपको क्या मिला यहाँ पे। अगर हम इसकी वेव लेवलिंग करें, यहाँ पे आपको एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फॉल मिला, फिर आपको यहाँ पे ये करेक्टिव पैटर्न मिला, और फिर से एक फॉल मिला। अब यहाँ पे पुल बैक क्यों चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें चार्ट पे, ये इधर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है या नहीं है।
तो ऑल्दो ऑन अ वीकली बेसिस यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस, एक बार मैं इसको, हाँ यहाँ एक डाइवर्जेंस दिख रही है आपको, क्योंकि मोमेंटम इस पॉइंट पे सेम नहीं है। तो यहाँ पे एक पुल बैक था, तो वो पुल बैक आया। अब इस पुल बैक में ये अगर हम इस पुल बैक को स्टडी करते हैं, तो इस पुल बैक में तीन वेव्स हो सकती है। तो आपकी ये पहली वेव है ए, उसके बाद आपको ये जो करेक्शन मिला है ये है बी, और मे बी ये आपका सी वेव चल रहा है। अब ये एबीसी है, क्योंकि अभी चार्ट, अभी ऑल्दो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस नहीं गई, अगर इसको क्लियर कर जाती है तो हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस चेक करना पड़ेगा। अभी चार्ट में डाइवर्जेंस बना है, तो अगर ये यहीं से रिवर्स होने लग जाती है तो इस जो ये लो पॉइंट है 83 का, ये अगेन टेस्ट हो सकता है। तो ये हमें सारी बातें देखनी है, क्योंकि अभी भी अगर आप टाटा स्टील का रिजल्ट देखें जून क्वार्टर का, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा डिप आया है। 1500 करोड़ से ये 1/3 हो गया है, 525 करोड़। तो ये अभी भी कोई इतने अच्छे नंबर्स नहीं दे रहा। बीच में ये दिसंबर के क्वार्टर में आप देख सकते हैं लॉस भी दिया था इसने। तो ये उस टाइप का प्रॉफिट नहीं दे रहा जो ये पहले देते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं इन सारे सेक्टर्स में एक फॉल आया है। डीआईज और एफआईज के अगर हम नंबर देखें, तो इसमें एफआईज में भी जो, जब इसका टॉप मतलब ये रनिंग फेस में, तो आप देख सकते हैं नंबर्स बढ़ रहे थे, और वही नंबर्स अब धीरे धीरे 22 21 से कम हो रहे हैं। और पब्लिक का नंबर जो 20, अब देखिए इसमें एक पॉजिटिव सेम जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पब्लिक होल्डिंग जो यहाँ पे पहले 26 तक गई थी, अब वो 24 हो चुकी है। विच मीन्स ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रही है इसमें, क्योंकि पब्लिक से स्टॉक अगर कम हो रहा है इसका मतलब वो डीआईज और एफआईज के पास जा रहा है। तो इसमें जैसे ये 19 था डीआईज, हम यहाँ 20 कर दिया है। तो ये लोग जो स्मार्ट मनी है वो पब्लिक से छीन के अपने अंदर ले लेते हैं शेयर्स को। अब हम ये बात करते हैं तीसरे स्टॉक जो हमने बोला था हिंडाल्को। तो हिंडाल्को का भी मोर और लेस सेम ही चार्ट है। अगर हम इसमें बात करें, टॉप पे एक डाइवर्जेंस होगा, ये सेम पैटर्न होते हैं सारे मतलब मेटल स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो सेम। यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉप है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ट्रेंड ब्रेक हुआ था, वो ट्रेंड ब्रेक के बाद यहाँ पे आपका सेम जैसे हमने टाटा स्टील में बोला कि आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक स्ट्रक्चर है। मे बी यहाँ पे अब कुछ एक बार फॉल हो जाएगा और फिर से एक राइज देगा। तो ये ओवरऑल एक रेंज रेंज वाला मतलब रेंज में ही रहेगा। अगर आप लोअर रेंज में मिलता है तो वहां बाई कर लीजिए, अपर रेंज में जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये उस टाइप का पैटर्न दे रहे हैं अभी स्टॉक्स। तो ये मतलब हम क्या बोल रहे हैं इसमें, समरी अगर हम बोले, तो इन स्टॉक्स में अभी फाइनेंशियल अगर नंबर्स बेटर होते हैं तभी राइट टाइम होगा इनमें एंट्री लेने का। और हमें वेट करना चाहिए इसके रिजल्ट्स बेटर होने का, क्योंकि हमने देख लिया इन स्टॉक्स में जैसे रिजल्ट गंदे हुए तो फॉल आया, और जैसे रिजल्ट अच्छे होंगे, थोड़े बेटर ग्रोथ के साथ आएंगे, तो इसमें प्रॉफिट देंगे। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, और वेव एनालिसिस और प्रॉफिट ये फाइनेंशियल नंबर्स को हम कैसे मैच करते हैं। ये वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड